वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आसान तरीका में। द ईजीएस्ट वे ऑफ लर्निंग। जी हाँ, सीखने का, समझने का, सक्सेस पाने का एक तरीका, आसान तरीका। तो आगे आपके पास हम लूसेंट जी के। जी हाँ, लूसेंट जिसमें हम लोग हमारी जो भी सेक्शन लेकर चल रहे हैं वो हमारा प्राचीन इतिहास, जिसमें हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक आपके लिए एमसीक्यू के फॉर्म में लेकर आ रहे हैं। तो हमारा पहला टॉपिक जो हमने करा दिया वो था सिंधु सभ्यता, और अभी जो हम करा रहे हैं वो हमारा वैदिक सभ्यता। जी हाँ, वैदिक सभ्यता को हम लोग पार्ट बाय पार्ट आपके लिए लेकर, अभी तक हमने 3 पार्ट करवा दिए। ये हमारा आज का चौथा पार्ट है वैदिक सभ्यता का। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा ये जनरल अवेयरनेस का टॉपिक, एंशियंट हिस्ट्री का वैदिक सभ्यता। ठीक है, तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दसराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? बहुत ही प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दसराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ऑप्शन है गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी कावेरी, डी परुष्णी। इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला? तो परुष्णी। जी हाँ, परुष्णी के तट पर यह युद्ध लड़ा गया था, जो युद्ध का नाम क्या है? दसराज युद्ध। और इसका ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है? तो ये ध्यान में रखने वाली बात है, ये क्वेश्चन बीपीएससी 42nd के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। किस में आया? तो बीपीएससी 42nd एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इस क्वेश्चन को आप लोग क्या करोगे? याद कर लोगे अच्छे से। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध यानी कि दसराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पीसीएस में पूछा गया है। ठीक है, चलते हैं अब आगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं पहले। ये देखिए, दसराज युद्ध 10 राजाओं का युद्ध परुष्णी नदी वर्तमान में रावी के तट पर लड़ा गया, जिसमें भारती के राजा सुदास ने 10 राजाओं को एक संघ को हराया था। भारती के राजा एक राजा सुदास ने 10 राजाओं के एक यूनियन संघ को, इस संघ में आर्यों के प्रमुख जन अनु, दु, यदु, पुरु, तुर्वसु तथा 5 लघु जनजातियों के समूह सम्मिलित थे, जिसके पुरोहित विश्वामित्र। उनके पुरोहित कौन थे? तो विश्वामित्र थे। हराया कौन से राजा ने था? तो भरती के राजा सुदास ने 10 राजाओं के संघ को हरा दिया था। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन है, धर्मशास्त्रों के भू राजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्रों के हमारा क्वेश्चन है कि धर्मशास्त्रों के भू राजस्व की दर क्या है? ऑप्शन 1/3, 1/4, 1/6 या फिर 1/8। इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? 1/6। करेक्ट आंसर क्या है इसका? 1/6। ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है? तो बीपीएससी के ही, जी हाँ, फिर से बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी के 40th एग्जाम में। ठीक है ना, बीपीएससी 40th में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। ये देखिए, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व उपज का 6वां हिस्सा था। धर्मशास्त्रों के समय में 4 वर्ण, 4 वर्ण कौन कौन से थे? ये देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। 4 वर्ण कौन कौन से वर्ण हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 वर्ण माने जाते थे उस टाइम में। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, आगे देखते हैं। शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियां तथा यथा अम्बष्ट, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहक, रथकार आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। ठीक है ना, पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, निर्वसित एवं अनिर्वसित। पाणिनि ने है 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख, एक निर्वसित और एक अनिर्वसित। इनमें पहले प्रकार के शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते थे। इनमें पहले प्रकार के शूद्र क्या माने जाते थे? तो अस्पृश्य माने जाते थे। ये आगे हमारा अगला क्वेश्चन है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ? ऑप्शन है हमारा ब्राह्मण युग, रामायण युग, सूत्र युग और महाभारत युग। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ब्राह्मण युग। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो ब्राह्मण युग। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। ये क्वेश्चन कहाँ आया है? इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये क्वेश्चन फिर से आप बीपीएससी बोलिए, बीपीएससी के लिए लूसेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बीपीएससी की ये 39th एग्जाम में आया है। बीपीएससी 39, बीपीएससी लगातार इससे क्वेश्चन पूछती है। तो बीपीएससी की ये 39th एग्जाम में आया है। ठीक है, चलते हैं आगे इसके एक्सप्लेनेशन की ओर। प्राचीन भारत इतिहास में 800 से 600 ईसा पूर्व के बीच का समय मुख्यतः ब्राह्मण युग का समय था। 600 से 300 ईसा पूर्व का समय शूद्र युग का समय था। 600 से 300 कहाँ का था? तो शूद्र युग का। ये याद याद रख लेंगे आप, शूद्र युग 600 से 300 ईसा पूर्व। चलते हैं आगे। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदयित हुई? कौन से काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदय हो गई? ऋग्वैदिक काल, उत्तर गुप्त काल, धर्मशास्त्र के काल में या फिर उत्तर वैदिक काल में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋग्वैदिक काल में। करेक्ट आंसर क्या है? ऋग्वैदिक काल में। और ये क्वेश्चन फिर से 39th बीपीएससी में पूछा गया था। ये क्वेश्चन भी 39th बीपीएससी में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, याद कर लोगे आप इसको। ठीक है, चलते हैं आगे। ये देखिए, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है
कि उत्तर वैदिक काल का समय समाज स्पष्ट रूप से 4 वर्णों में विभाजित हो चुका था। ये 4 वर्ण कौन कौन से थे? तो मैंने बताया कि ये 4 वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है ना, आगे देखते हैं। इस काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित न रहकर जाति पर आधारित हो गई थी। इसमें जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म पर आधारित नहीं थी, जाति पर आधारित थी। उत्तर वैदिक काल में याज्ञोपवीत संस्कार का अधिकार शूद्रों को ही नहीं था। तैत्रीय ब्राह्मण के उल्लेख के आधार पर ब्राह्मण सूत का, क्षत्रिय शन का और वैश्य उनका यज्ञोपवीत धारण करता था। ठीक है ना, आगे देखिए। ब्राह्मणों को उपनयन संस्कार बसंत ऋतु, क्षत्रियों का ग्रीष्म ऋतु, वैश्यों का शीत ऋतु में होने का विवरण मिलता है। ठीक है ना, ऐतरेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम 4 वर्णों के कर्मों के विषय में विवरण मिलता है। किसमें? तो ऐतरेय ब्राह्मण में। ब्राह्मणों को अदाई दान देने वाला सोमपाई एवं स्वेच्छा से ब्राह्मणशील कहा गया। क्या कहा गया? ब्राह्मण को ब्राह्मणशील कहा गया। क्षत्रिय अथवा राजा भूमि का मालिक, प्रजा का सेवक एवं देश का रक्षक होता था। क्षत्रिय के बारे में क्या कहा गया है? तो क्षत्रिय जो होते थे वे क्या होते थे? राजा, भूमि का राजा, भूमि का मालिक, प्रजा के सेवक होते थे और देश के रक्षक होते थे क्षत्रिय। आगे चलते हैं। प्रायः ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच श्रेष्ठता हेतु प्रतियोगिता होती रहती थी। और ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच ना कौन श्रेष्ठ है इसके हेतु प्रतियोगिता होती रहती थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 35 क्वेश्चन। ठीक है ना, ये देखिएगा। एशिया माइनर स्थित घोगाज़कोई का महत्व इसलिए है कि एशिया माइनर में जो स्थित है घोगाज़कोई, उसका महत्व क्यों है? वहाँ जो ऑप्शन है हमारा, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उसमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नाशत्य को उल्लेख मिलता है। फिर उसके बाद है मध्य एशिया व तिस्ते के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। सी ऑप्शन है वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी। डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? पहला आंसर होगा इसका। ये जो हमारा यह जो अभिलेख है, यहाँ जो अभिलेख हुए उनमें से 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नास्ते का उल्लेख मिलता है। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ये कहाँ क्वेश्चन कहाँ पूछा गया? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था 39th BPSC प्लस UPPSC 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो दो एग्जाम में ये क्वेश्चन आया, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। ये BPSC बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के 39th एग्जाम में भी और उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस के 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल छाप लो। ये क्वेश्चन कभी भी किसी भी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर है ना? एशिया माइनर स्थित घोगाज़कोई का महत्व क्यों था? तो इसलिए था। ठीक है, चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की ओर। देखिए, बोगाज़कोई एशिया माइनर में स्थित एक ऐतिहासिक स्थान जहाँ से महत्वपूर्ण पुरातत्व संबंधी अवशेष प्राप्त हुए। वहाँ के शिलालेखों में जो 14वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के बताए जाते हैं, इंद्र, दशरथ और आतर्म आदि आर्य नामधारी राजाओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है ना, इंद्र, वरुण और नाशत्य आदि आर्य देवताओं के संधियों का साक्षी होने की प्रार्थना की गई। इस प्रकार बोगाज़कोई के आर्यों के निष्क्रमण मार्गों के संकेत मिलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 36 का क्वेश्चन, गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र कौन सी पुस्तक में मिलता है? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, उपनिषद, भागवत गीता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र मिलता है। ये क्वेश्चन किस में है? तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था BPSC में। BPSC 39th में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना, देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र। यह मंत्र ऋग्वेद के 3य मंडल में वर्णित है। याद रखने वाली पॉइंट, रचनाकार हो गए विश्वामित्र, 3य मंडल में वर्णित है। ठीक है, तो चलते हैं हमारे अब अगले क्वेश्चन के। हमारा अगला क्वेश्चन है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? चारवाक ने, गौतम ने, कपिल ने या फिर जैमिनी ने? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गौतम ने। न्याय दर्शन को गौतम ने क्या किया था? तो प्रचारित किया था। ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया? तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, ध्यान में रख लेना आपको ये क्वेश्चन कब कब पूछा गया। तो UPPSC पहली बार तो ये पूछा गया था UPPSC में। उसके बाद ये RS राजस्थान के एग्जाम में पूछा गया। फिर उसके बाद उत्तराखंड PCS में भी ये पूछा गया। ठीक है ना, तो इतने सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन लगातार पूछा गया है। उत्तर प्रदेश पब्लिक कमीशन, राजस्थान के सब एग्जाम में और उत्तराखंड PCS में। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल आप दिमाग में रख लोगे। न्याय दर्शन को प्रचारित करने वाले कौन थे? तो गौतम थे। ठीक है, देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। देखिए, न्याय दर्शन भारत के 6 वैदिक दर्शनों में से एक दर्शन है। इसके प्रवर्तक ऋषि अक्षपाद गौतम है, जिनका न्याय सूत्र इस दर्शन का सबसे प्राचीन एवं प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसके प्रतिपादक कौन है? तो इसके जो प्रवर्तक है वो अक्षपाद गौतम है। प्रवर्तक कौन है? अक्षपाद गौतम। ये आप याद रखोगे। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते हैं। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण, गाय, तांबे के सिक्के या फिर चांदी के सिक्के। तो स्वर्ण आभूषणों को निष्क कहा जाता था। किसे?
स्वर्ण आभूषण, यही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये किस में आया तो यूपीपीएससी में आया हुआ ये क्वेश्चन, यूपीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ। देखिए इसके एक्सप्लेनेशन को। सिक्कों के नियमित प्रचलन के पूर्व वैदिक काल से ही था। ठीक है, निष्क गले में पहनने वाला एक सोने का आभूषण होता था। कालांतर में यह व्यापारिक लेन देन में प्रयुक्त होने लगा। मौर्य युग तक आते आते व्यापार व्यवसाय में नियमित सिक्के का प्रचलन हो चुका था। सिक्के सोने चांदी तथा तांबे के बने होते थे। इन सिक्कों को निष्क और स्वर्ण कहा जाता था। ठीक है ना। चांदी के सिक्के को कांसापन या धारण कहा जाता था। तांबे के सिक्के माशन कहलाते थे। छोटे छोटे तांबे के सिक्के काकनी कहे जाते थे। इन पर स्वामित्व सूचक चिन्ह लगाए जाते थे। ज्ञातव्य है कि मौर्योत्तर काल से पूर्व पंचमार्क्ड सिक्कों का प्रचलन था, जिस पर केवल आकृतियां छपी होने की थी, लेखन नहीं। जिसपे क्या होती थी, सिर्फ आकृति होती थी, लेखन नहीं होती थी। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि, गौतम, जैमिनी या फिर शंकराचार्य। योग, इसके प्रतिपादक कौन है? देख लीजिए इसका आंसर। इसका आंसर है पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो पतंजलि है। ये क्वेश्चन कौन कौन से एग्जाम में आया देख लीजिए। ये क्वेश्चन यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस के कौन कौन से एग्जाम में 2002 में आया एक बार, फिर एग्जामिनर का मन किया तो उन्होंने 2007 में भी पूछ लिया, और फिर से उन्होंने 2008 में भी पूछ लिया। तो ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हुआ है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो गया। कब कब? 2002, 2007 और 2008। तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल छाप लेना दिमाग में। ये क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो पतंजलि थे। ठीक है, चलते हैं आगे। तो कह रहे हैं यहाँ पे कि प्राचीन साहित्य में दर्शन संप्रदायों की संख्या 6 मानी गई है, जिन्हें षड दर्शन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो षड दर्शन। सांख्य दर्शन प्रवर्तक महर्षि कपिल को माना जाता है। इसका सबसे प्राचीन तथा प्रामाणिक ग्रंथ सांख्या कारिका है, जिसकी रचना ईश्वर कृष्ण ने की थी। योग दर्शन, यह सांख्य का व्यवहारिक पक्ष है। यह सांख्य का क्या है? तो व्यवहारिक पक्ष है। इसके प्रवर्तक महर्षि पतंजलि को माना जाता है। न्याय दर्शन, इसके प्रवर्तक गौतम को माना जाता है, जिन्हें अक्षपाद भी कहा जाता है। वैश्विक दर्शन प्रवर्तक महर्षि कनाद माने जाते हैं। मीमांसा दर्शन प्रेरणता जैमिनी है, और जिसका ग्रंथ कौन सा है? तो मीमांसा सूत्र है इसका ग्रंथ। तो आपको जो याद रखने पड़ेंगे इसमें से, आपको बहुत सारे पॉइंट यहाँ पे एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए, जैसे प्राचीन साहित्य में दर्शन 6 माने जाते, षड दर्शन कहते हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हो गए महर्षि कपिल। ठीक है ना। उसके बाद सबसे प्राचीन प्रमाणिक ग्रंथ सांख्यकारिका, जिसकी रचना ईश्वर कृष्ण की। रचना किसने की? तो ईश्वर श्री कृष्ण ने। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो महर्षि पतंजलि। ठीक है ना। योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि। न्याय दर्शन के हो गए प्रवर्तक गौतम। ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तो अक्षपाद भी कहते हैं। और वैश्विक दर्शन के प्रवर्तक है महर्षि कनाद। महर्षि कनाद माने जाते हैं वैश्विक दर्शन के। ठीक है ना, महर्षि कनाद। और मीमांसा दर्शन के प्रेरणता जैमिनी है, जिनका ग्रंथ का क्या नाम है? मीमांसा सूत्र। तो आप इनको याद कर लोगे अच्छे से। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। उपनिषद पुस्तकें हैं। उपनिषद पुस्तकें किस चीज़ पर हैं? धर्म पर हैं, योग पर हैं, विधि पर हैं, फिर या फिर दर्शन पर हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये दर्शन के ऊपर है। किसके ऊपर लिखी गई ये पुस्तकें? दर्शन के ऊपर। ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीएससी 2002 में। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। उपनिषदें पुस्तकें हैं दर्शन पर। ठीक है ना, देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। ये देखिए, उपनिषद हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है। ये वैदिक वामंडी के अभिन्न भाग हैं। ये संस्कृत में लिखे गए हैं। इनकी संख्या लगभग 200 है। संख्या कितनी है इसकी? 200। किंतु मुख्य उपनिषद 13 है। हर एक उपनिषद किसी न किसी वेद से जुड़ा हुआ। मुख्य उपनिषद कितने हैं? तो 13। हर एक उपनिषद किससे जुड़ा हुआ है? इसमें परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्म और आत्मा के स्वभाव के संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्वक वर्णन दिया गया है। ठीक है ना, और ये किसी न किसी वेद से जुड़ा हुआ। हर एक दर्शन किसी न किसी वेद से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपने ये वीडियो देखा और ये वीडियो अगर आपको पसंद लगा है तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को। कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, हमारी ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है, जिसमें हम लोग हमारे हिस्ट्री को एमसीक्यू के फॉर्म में और एक्सप्लेनेशन के साथ आपको कवर कराते हुए चल रहे हैं। ठीक है ना, और शेयर करके बताएं अपने दोस्तों को कि ऐसी ऐसी क्लासेस चल रही है जहाँ से उन्हें बहुत ही बेनिफिट मिल सकता है किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। क्योंकि आप देख सकते हो कि कितने सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए हैं। ठीक है, तो वही क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे हमारे साथ, और सीखते रहे, समझते रहे बिल्कुल आसान तरीके से। थैंक यू सो मच।